गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके रीडर क्लब। आज की वीडियो बुक रिच डैड पुअर डैड है, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, जो अमेरिकन मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एजुकेटर और स्पीकर हैं। रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि प्राइवेट एजुकेशन कंपनी है और बुक्स वीडियोस के थ्रू फाइनेंस और बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। रिच डैड पुअर डैड जो ऑथर की खुद की कहानी है, और इसमें इनके दो फादर हैं, एक बायोलॉजिकल हैं और उनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड के फादर हैं। दोनों ने ही डिफरेंट अप्रोच के साथ उन्हें ये बताया कि सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक बुक है, और सबसे पहले हम इसमें इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वह पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम को 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी गए। जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। तो दोनों ही डैडी अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ही ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानी से जूझते रहे। तो दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए, तो दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान अभी बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी थी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कही बातों पर काफ़ी विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन से मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था, पर उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोणों में ज़मीन आसमान का अंतर था, खासतौर पर पैसे के संबंध में। इससे वह बहुत चकराता था, इसलिए मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में सोच विचार करते हुए खुद से ये सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो ये कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या ये कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्यवर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं। वे बस कहते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखपालों ने
स्कूल कॉलेजों में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वह जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी कारण है कि क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं उनके पास पैसे के विषय का बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, देश कैसे बचेगा। अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो गरीब पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। चूँकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है, और दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ ये सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वह संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वह कहते थे मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम कराता हूँ। वह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। वह मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपना दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग को व्यायाम कराने की आदत थी दिमाग का व्यायाम करने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा ये निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझे कि एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। इसका क्या परिणाम होगा। जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मैंने दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे, इससे उनके सोचने का तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन ना करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी ये नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ कि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था कि हमारा मकान सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का ये मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सीय लाभ, बीमारी की छुट्टियां, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्त एवं अधिकार पैकेज हासिल किया था। वह सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिए जाने वाले चिकित्सीय लाभ और
अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वह सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि ये मानसिकता लोगों को कमज़ोर तथा आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाएं ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे एक विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। और दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में ही कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थायी और गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं या पैसा महत्वपूर्ण नहीं। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को पूरी तरह समझा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने के कारण ये नहीं था कि वे पैसे कम कमाते थे, वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दोनों डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, और अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों शिक्षा और सीखने को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल में MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते कि अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं ये समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और ये सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब ये निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूं। हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। तो ये प्रस्तावना थी रिच डैड पुअर डैड की, जिसको हमने आज पढ़ा। तो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे, ऑडियो वीडियो में पढ़ेंगे जो लेखक ने सबक दिए हैं, जो लेसन्स हैं। तो बारी बारी से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये प्रस्तावना इसकी अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।